हेलो फ्रेंड्स, आज से हमारा क्लास शुरू हो जाए एसएससी एमटीएस हवलदार का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, जो कि हुआ था 5/7/2022 को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है, और आज से हम लोग सेट बनाना शुरू करें। दोस्तों, सेशन की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल क्योट से करेंगे। क्योट्स क्या है? हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। मतलब कहना ये चाहता है कि जब तक आप हारिएगा नहीं, तब तक आपको जीत का अहमियत समझ में नहीं आएगा। तो जीतने के लिए हारना भी ज़रूरी है। करेंगे सेट को बनाने के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक ले लेंगे आप लोग, जो कि एसएससी एमटीएस एवं हवलदार के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 25 सेट्स हैं जो पिछले साल एग्जामिनेशन में हो चुके हुए हैं। ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सेट बनाने से पहले कि उसमें जो भी वर्ड पूछे उसको कम से कम याद कर ले, क्योंकि इंग्लिश कम्प्लीटली डिपेंड करता है वर्ड पे। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि इंग्लिश जो होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है वर्ड पर। ग्रामर का भी रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इंग्लिश में वर्ड्स पावर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, और क्वेश्चन बनाने से पहले सब इसमें जो भी वर्ड है उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है इररिलेवेंस। इररिलेवेंस का मतलब होता है विसंगति। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। विदर का मतलब यद्यपि। ग्रांट का मतलब अनुमति। इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है खर्चीला या फिर बेपरवाह। अब इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बारे में भी जान लेंगे। कॉन्शियस मतलब होता है सावधानी। थ्रिफ्टी मतलब होता है कंजूस। टार्डी, ऑप्शन नंबर सी जो टार्डी है उसका मतलब होता है सुस्त। हंगरी का मतलब होता है भूखा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 में एंटो पकड़ना है। ठीक है, तो इम्प्रोविडेंट जो होता है इसका एंटो क्या होता है? इम्प्रोविडेंट मतलब होता है खर्चीला, तो इसका एंटो क्या हो सकता है? कंजूस। तो चेक करेंगे। क्वेश्चन मतलब होता है सावधानी, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी थ्रिफ्टी, जिसका मतलब होता है कंजूस, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, टार्डी मतलब सुस्त, हंगरी मतलब भूखा है। समझ में आ गया? अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। इट इज़ इररिलेवेंस मतलब यह एक विसंगति है। एटलीस्ट टू मी, कम से कम मेरे लिए। विदर द ग्रांट वाज इम्प्रोविडेंट, जबकि जो ग्रांट अनुमति दिया गया है था वो इम्प्रोविडेंट और नो मतलब वो खर्चीला है या नहीं। खर्चीला है नहीं, खर्चीला था या नहीं, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग वर्ड को देखेंगे। तो वर्ड इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक वर्ड हमको लगता है जिसका मीनिंग जानना जरूरी है। बियर। बियर मतलब होता है ढोना। क्वेश्चन है मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। मतलब ज़्यादातर परिवार जो होते हैं या लोग जो होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं और वो सक्षम नहीं होते हैं अपने सभी बच्चों को शिक्षा देने में। तो इसमें सो के जगह पे टू लेना है, TOO टू, पुअर। क्यों लेना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सो जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज या फिर डैट लेना। ठीक है, ये है सो का स्ट्रक्चर। जब भी कहीं पे सो दिखाई दे तो उसके आगे एडजेक्टिव चाहिए, उसके बाद आपको एज और डैट खोजना है। लेकिन इसमें क्या है? टू दिया हुआ जो कि एक इन्फिनेटिव है, इसलिए हमको TOO टू देखना है, लिखना है। एक और सेंस आता है जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा समझने में सुविधा होगी। वेरी, सो, टू, ये 3 टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ही फील्स सॉरी ये गलती हो जाएगा। देखिए, इट्स
वेरी हॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इट्स सो हॉट। इट्स टू हॉट, ये 3 चीज़ को हम देखेंगे। इट्स वेरी हॉट करने का मतलब है बहुत गर्म है। इट्स सो हॉट करने का मतलब है किसी टॉपिक या किसी भी बात को जब हम जोड़ देते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। सेंस दोनों का वही है, वेरी, सो, टू, तीनों का मतलब होता है अधिक। लेकिन चेंजिंग क्या होता है, जब किसी चीज़ पे हम जोड़ देते हैं तो सो का प्रयोग करते हैं। और इट्स टू हॉट लिखने का मतलब है कि गर्म इतना ज़्यादा है कि हाथ जल जाएगा, मतलब एक नेगेटिव सेंस आता है। इट्स टू हॉट करने का मतलब है गर्म है लेकिन इतना ज़्यादा गर्म है कि उससे हाथ भी जल सकता है, एक नेगेटिव सेंस आया। तो हमको समझ में आ गया है वेरी, सो और टू का यूज कैसे किया जाता है। तो सेंटेंस में भी यही बात है, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर। ये जोड़ देने वाला बात नहीं, यहाँ पर अगर हम टू लिखते हैं तो समझ में आता है कि सेंटेंस नेगेटिव में चल रहा है। मेनी फैमिलीज आर टू पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। मतलब इतना ज़्यादा गरीब है कि वो अपने सभी बच्चों का पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाता, पढ़ा नहीं पाता। तो समझ में आ गया हमको कि सेंटेंस नेगेटिव में चल रहा है। तो ये भी सोचकर हम लोग सो के जगह पे टू यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सो प्लस एडजेक्टिव रहे तो उसके आगे हम लोग को क्या खोजना है, एज या डेट खोजना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बैनिंग फूड एंड बेवरेज इज नॉट डिजायरेबल नॉट फिजिबल इन अ सिविलाइज्ड पीपल। इसमें भी आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिया है। तो इसका सबसे पहले इसमें भी वर्ड का मीनिंग समझेंगे। बैनिंग मतलब होता है निषेध या प्रतिबंध लगाना। बेवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ। और डिजायरेबल मतलब होता है वांछनीय। फिजिबल मतलब होता है संभव। सिविलाइज मतलब होता है सभ्य। पीपल मतलब होता है, सॉरी पीपल नहीं, यहाँ पर सिविलाइज सोसाइटी होना चाहिए था, हमसे गलती लिखा गया, सोसाइटी। ठीक है, सिविलाइज सभ्य समाज के लिए। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है तो ये देख रहे हैं। जब एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें NEITHER नाइदर अपने आगे हमेशा नॉर लेता है, ये रूल है। और नॉर अपने पीछे क्या लेता है, नाइदर लेता है। NEITHER नाइदर। तो ये हमेशा ध्यान रखा, अगर कहीं पे भी नॉर दिखाई दे तो उसके पीछे आपको नाइदर खोजना है। और कहीं पे नाइदर दिखाई दे तो उसके आगे आपको नॉर खोजना है। नाइदर का मतलब होता है NEITHER। नाइदर का मतलब होता है ना ही। ठीक है, और नॉर का मतलब होता है ना तो। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंस का मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे। बैनिंग फूड एंड बेवरेज मतलब खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों को प्रतिबंध लगाना। इज़ नॉट डिजायरेबल नॉट फिजिबल, ना तो वांछनीय है और ना ही संभव है। किसके लिए, सिविलाइज सोसाइटी के लिए। मतलब सभ्य समाज में ये चीज़ संभव नहीं है, फूड और बेवरेज को प्रतिबंध लगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो नॉट दिया हुआ है लेकिन इसके पीछे नाइदर लगाने के बजाय नॉट लगा दिया, तो ये गलती है। इसको नॉट को हटाकर हमको क्या करना है, नाइदर कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। साइंटिस्ट, ये कॉमन एरर से क्वेश्चन, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें भी पहले वर्ड देख लेंगे। बिलीव मतलब होता है विश्वास। यूनिक मतलब होता है खास। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, ये सब तो जानिए ना। ऑन मतलब होता है खुद का। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। साइंटिस्ट बिलीव डैट मेनी एनिमल्स हैव ए यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। मतलब वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि जो बहुत सारे जानवर जो होते हैं ना, उसका अपना खुद का एक खास भाषा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या होगा, देखिए सेंटेंस में ए दिया हुआ है जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, आपको डेफिनिट आर्टिकल होता है द, और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन। इसका यूज कैसे होता है इसके विषय में भी हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, जब हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, द चाहिए, THE द।
लेकिन जब इनडेफिनिट आर्टिकल की बात होगी तो हमको क्या देखना है, ए और एन देखना है। और ए एन का यूज तो मालूम है क्या होता है। ए एन जब भी दिखाई दे तो आपको उसके आगे क्या खोजना है, सिंगुलर नाउन खोजना है, सिंगुलर नाउन खोजना है। लेकिन सेंटेंस में क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, प्लूरल है। तो लैंग्वेजेस को क्या करना पड़ेगा हमको, ए के अकॉर्डिंग, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल ए के अकॉर्डिंग क्या करना है हमको, लैंग्वेजेस को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। साइंटिस्ट बिलीव द, वैज्ञानिकों को यह विश्वास है कि जो ज़्यादातर जो जानवर होते हैं उसके खुद का एक यूनिक लैंग्वेज, एक खास भाषा होती है उनके पास। तो समझ में आ गया एरर कहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द मोर इनलाइटेड एम्प्लॉयज ऑफर बेटर टर्म्स। इसमें क्या पकड़ना है आपको, इसमें भी आपको एंटो पकड़ना है, एंटो, इनलाइटेंड का एंटो पकड़ना है, इनलाइटेंड, ठीक है। इनलाइटेंड मतलब होता है प्रबुद्ध या फिर ज्ञानी, तो प्रबुद्ध या ज्ञानी का उल्टा आपको बताना है। तो एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित, रीजनेबल मतलब होता है उचित, और को फाउंडेड मतलब होता है अप्रबुद्ध या अज्ञानी भी होता है। सिविलाइज मतलब तो सभ्य समाज होता है, सभ्य होता है, ये मालूम है। को फाउंडेड मतलब होता है अप्रबुद्ध या अज्ञानी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग सेंटेंस का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। द मोर इनलाइटेंड पीपल, ज़्यादातर जो प्रबुद्ध कर्मचारी होते हैं, ऑफर बेटर टर्म्स, वो क्या करते हैं, बेहतर शर्तों की पेशकश करते हैं, ठीक है। द मोर इनलाइटेंड एम्प्लॉयज ऑफर बेटर टर्म्स मतलब ज़्यादातर जो प्रबुद्ध या ज्ञानी कर्मचारी होते हैं वो बेहतर शर्तों की पेशकश करते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके वर्ड को पहले हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो वर्ड है कंटेन। कंटेन का मतलब होता है व्यवस्थित करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचनाएं। वेरियस का मतलब होता है कई। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जो कई विषयों के बारे में जानकारी रखता हो या सूचनाएं व्यवस्थित रखता हो। डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश होता है, सभी को मालूम है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित, कोई भी चीज़ जिसको हाथ से लिखा गया हो, वो किताबें हो या फिर वेद वगैरह जो भी होता है जिसको हाथ से लिखा जाता है उसी को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, मतलब हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। ट्रेजर मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोष या भंडार, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, या फिर वो ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का, जो भी चीज़ का भंडार हो उसके लिए हम लोग ट्रेजर शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अ बुक डेट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट मतलब एक किताब जो क्या करता है, व्यवस्थित करता है किसको, सूचनाओं को, ऑन वेरियस सब्जेक्ट मतलब कई विषयों के बारे में जो होता है सूचनाओं को व्यवस्थित करता है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब कि जो अनेक विषयों के बारे में सूचनाओं को व्यवस्थित करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया होगा। बाकी सारे शब्द वर्ड्स का मीनिंग तो आपको बता ही दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। ये है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। मतलब इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले सेंटेंस का में वर्ड पहले देख लेते हैं। रिड्यूस मतलब होता है कमी, प्रेशर मतलब होता है दबाव, एयरलाइंस मतलब होता है विमान, फ्लाइट मतलब होता है उड़ान, लेसन मतलब होता है कमी करना, ऑक्सीजन मतलब होता है ऑक्सीजन ही होता है, पैसेंजर मतलब होता है यात्री। तो मोटा मोटी सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता चल गया। अब हम लोग इसका सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स मतलब विमान में जो होता है, जो एयर हवा के दबाव में कमी आने से क्या हो सकता है, कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के अमाउंट में, ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होगा, कमी आ जाएगा। किनके, इन पैसेंजर्स ब्लड्स फॉर 25%। मतलब कहना चाहिए 4 सेंटेंस में कि विमान में जो होता है उड़ने के बाद जो होता है उस
उसमें क्या होता है, एयर प्रेशर की कमी आने से क्या हो सकता है, जो भी यात्री उसमें सफ़र कर रहे हैं उनके शरीर में जो खून है उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, मात्रा में कमी आ सकता है। कितने परसेंट तक, 25% तक। तो इसमें एरर क्या है, ये सेंटेंस सप्लीमेंट में एरर क्या है, ये फॉर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 25% तक कमी आ जाता है। ये एग्जैक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि 25% कमी आए, किसी को 20% किसी के शरीर में ऑक्सीजन का कमी आए, किसी में 25, किसी में 30 भी हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं रहता है कि हवा का दबाव में कमी आने के कारण ये ऑक्सीजन की जो कमी है वो एकदम 25% ही आएगी। तो यहाँ पर सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करेंगे, फॉर हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, अप टू लगा देंगे। अप टू का मतलब होता है लगभग, यानी 25% तक लगभग कमी आ जाएगी, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। पेरिलियस, पेरिलियस मतलब होता है खतरनाक। खतरनाक का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हम लोग वर्ड ऑप्शन में से देख के समझेंगे। अनस्टेबल मतलब होता है अस्थिर। ठीक है, सेफ मतलब होता है सुरक्षित। तो पेरिलियस मतलब हो गया खतरनाक, खतरनाक उल्टा क्या हो सकता है, सेफ हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, बी। बड़बोस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो उसी को कहते हैं हम लोग बड़बोस। क्रूर मतलब होता है, क्रूर होता है, ये जानते ही हैं आप, सॉरी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेफ। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो फिल इन द ब्लैंक से है। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश, तो सबसे पहले इस सारा वर्ड का मीनिंग समझ लें। क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल या पूर्ण रूप से। ठीक है, QUIT। क्विट मतलब होता है रद्द करना या फिर ख़त्म करना किसी चीज़ को, QUIT का मतलब। क्वाइट मतलब होता है शांति बनाए रखना। ठीक है, और क्वेंट मतलब होता है विचित्र। ठीक है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश, मतलब अगर हम स्कूल में रहते हैं तो टीचर हमसे क्यों क्या बोल सकते हैं, शांत रहने के लिए बोल सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल तो बोल नहीं सकते हैं, रद्द करने के लिए तो कह नहीं सकते हैं, शांत रहने के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कीप क्वाइट। ठीक है, माई टीचर आस्क्ड मी, मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा टू कीप क्वाइट, शांति रखने के लिए। ठीक है, तो आंसर समझ गए, मैं आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है सेंटेंस डेवलपमेंट से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड को पहले समझेंगे। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, डिटेल मतलब होता है विवरण, और न्यूसेंसेस मतलब होता है बारीकियाँ। ठीक है, प्रोसेस मतलब होता है संसाधित करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, मतलब जब आप एक अत्यधिक तनाव में रहते हैं। इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस, यहाँ पे LY गलती है, लेकिन पहले सेंटेंस का मीनिंग समझ लें। इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस डिटेल एंड न्यूसेंसेस, मतलब जब आप अत्यधिक स्ट्रेस यानी तनाव में रहते हैं तो क्या होता है, विवरणों और बारीकियों को क्या करना मुश्किल हो जाता है, संसाधित करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर LY हटाकर क्या कर देंगे, सिर्फ हार्ड कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा। ये कैसे समझेंगे, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये सही स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर में कोई भी सेंटेंस रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या है, एडवर्ब प्लस टू प्लस V1, जो कि गलत है। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये गलत होता है। ग्रामेटिकली फॉर्म में अगर चलेंगे तो इस स्ट्रक्चर को सही माना गया, स्ट्रक्चर को गलत माना गया। इसको हम और बारीकी से कैसे समझेंगे, सेंटेंस कुछ हम लोग बनाएंगे जिससे और ज़्यादा समझ में आएगा बातों को। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं ही फील्स बैडली, ठीक है, या फिर बोलते हैं ही सी रन्स स्लोली। तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है
और ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। तो हमको क्या पता चलता है कि वर्ब की क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं, तो वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। और इसमें क्या किया है, वर्ब के पहले एडवर्ब कर लिया प्लस बीच में टू भी है, तो ये सेंटेंस इस आधार पे भी गलत हो जाएगा। ठीक है। ही फील्स बैडली मतलब वो बहुत बुरा महसूस कर रही है। सी रन स्लोली मतलब वो बहुत धीरे दौड़ती है। ठीक है, सॉरी दौड़ती है होगा। ही फील्स बैडली मतलब वो बुरा महसूस करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया है कि क्या होता है, जब वर्ब कहीं पे भी दिखाई दे तो एडवर्ब को उसके आगे खोजना, ना कि उसके पीछे खोजना है। ठीक है। और जब किसी एडजेक्टिव में एलवाई लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब स्लो है तो एडजेक्टिव है, एलवाई लग गया तो वो एडवर्ब हो गया। बैड एडजेक्टिव है, एलवाई लग गया तो एडवर्ब हो गया। हार्ड एडजेक्टिव है, एलवाई लग गया तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो हमको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलवाई हटाकर सिर्फ हार्ड कर देना पड़ेगा। ठीक है। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस मतलब जब आप अत्यधिक तनाव में रहते हैं, इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस डिटेल एंड नोसेंसेस मतलब तब क्या हो जाता है, विवरणों और बारीकियों को क्या होता है, संसाधित करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पांचों क्वेश्चन आपको। अब आगे के 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले भी बता दिए थे, अभी भी यही बात बता रहे हैं। 5-5 का पेयर बना के टोटल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक डाउट को डीप में जाके समझेंगे कि फिर कभी इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हैस्टी। हैस्टी मतलब होता है जल्दबाजी, और इसका साइन यानी समानार्थी शब्द बताना है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है बाधित या सीमित करना। ठीक है। एक्सपेडियस मतलब होता है, एक्सपेडिटियस मतलब होता है जल्दबाजी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है लेड बैक। लेड बैक का मतलब होता है शांत। लॉक्ड मतलब बंद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। ही क्लेम टू बी द डैश किड्स इन द स्कूल। तो ऑप्शन में दिया हुआ है स्मार्टर, स्मार्टनेस, स्मार्टनी और स्मार्टेस्ट। तो ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि डिग्री होता क्या है। जब किसी भी आर्टिकल मतलब चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है। स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, ये दो चीज़ों में से हमको चुनना है कि क्या फिल इन द ब्लैक्स में भर सकते हैं, क्योंकि स्मार्टेस्ट और स्मार्टिंग ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, चुनना इसी दोनों में से है। तो सबसे पहले ध्यान देना, जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे तो उसके आगे सबसे पहले हमको क्या खोजना है, डिफिनिट आर्टिकल यानी द को खोजना है। तो सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स के पीछे क्या है, द है, तो ऐसे ही आपको स्मार्टर के जगह पे स्मार्टेस्ट ले लेना है। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देने के लिए है, ही क्लेम टू बी द डैश किड्स इन द स्कूल। अगर हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो पता चलता है कि उसने दावा किया कि वो जितने स्कूल में बच्चे हैं ना उसमें सबसे स्मार्ट वो है। ठीक है, तो जब दो लोगों के बीच में तुलना करनी रहती है ना तो हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, स्मार्टर। ठीक है, लेकिन जब दो लोगों से ज़्यादा के बीच में अगर तुलना करनी है तो हम लोग को सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, स्मार्टेस्ट। एक ये भी कारण है, एक दूसरा कारण ये है कि ये स्मार्टेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री अपने आगे डिफिनिट आर्टिकल द को खोजता है। ठीक है, दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 3 पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ना है। ठीक है, तो परसीव का मतलब होता है बोध होना या ज्ञात होना किसी चीज़ को, तो ये सही है स्पेलिंग, PERCEIVE। पिजन का स्पेलिंग भी सही है, पिजन मतलब कबूतर होता है। पर्टर्ब का स्पेलिंग गलती है। पर्टर्ब का स्पेलिंग क्या होता है, PERTURB, जिसका मतलब होता है चिंतित कर देना या फिर परेशान कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है पैसिव। पैसिव का भी मीनिंग होता है या तो निष्क्रिय बोल सकते हो उसको, या फिर
शांत कर देना बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी इसका मीनिंग हो सकता है, निष्क्रिय या फिर शांत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वंस कप ऑफ टी। ये आइटम्स हैं। ठीक है, तो आइटम्स वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है पसंद की चीज़। वंस हार्ड अर्नड मनी मतलब बहुत मुश्किल से पैसा कमाना, ये तो हो नहीं सकता है। वन चूजन और प्रीफर्ड थिंग मतलब चूजन मतलब होता है चुनना, और प्रीफर्ड मतलब भी होता है चुनना ही होता है। तो सेंटेंस से मीनिंग आता है पसंद की चीज़, जो चीज़ हमें पसंद होती है उसी को तो हम चुनते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम कहीं भी बाज़ार जाते हैं या फिर कोई चीज़ सामान खरीदते हैं, जो हमें चीज़ पसंद रहती है उसी को तो हम चुनते हैं, जो चीज़ पसंद नहीं रहती है उसको थोड़ी चुनते हैं। तो पसंद की चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वन चूजन और प्रेफर्ड थिंग मतलब चीज़ों को चुनना। चुनेंगे कब, जब हम कोई चीज़ पसंद रहेगा, जो चीज़ पसंद है उसको चुनेंगे ही नहीं। वन जनरल्स प्रिंसिपल जिसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, एक साधारण सिद्धांत की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत। सिर्फ मीनिंग जानने के लिए सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में वन परसेप्शन अबाउट समवन मतलब परसेप्शन मतलब होता है राय, किसी के विषय में राय। तो सारे ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया और आंसर क्या होगा ये भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है च्यू द सीनरी। च्यू द सीनरी का मतलब होता है काफ़ी भावुक भूमिका निभाना। तो ब्यूटीफाई मतलब होता है सुंदर बनना, ही तो हो नहीं सकता है। अंडरस्टेट मतलब है किसी चीज़ के महत्व या वैल्यू को क्या करना, कम आंकना। महत्व या आकार कोई भी चीज़ जिसके जो एक्चुअल वैल्यू हो उससे उसको कम आंका जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अंडरस्टेट। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। टू मिसमैनेज इसका मतलब होता है कुप्रबंधित करना, किसी भी चीज़ को कुप्रबंधित करने के लिए हम लोग मिसमैनेज का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। टू एक्ट ओवरली इमोशनल, ठीक है, जिसका मतलब यही होता है च्यू द सीनरी का मतलब काफ़ी भावुक भूमिका निभाना। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर हो जाएगा, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलेंगे। तो हम देखेंगे श्योरली ही नाउ हैज़ अर्नड द रिस्पेक्ट मास्टर। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक को पकड़ना है, तो इसे तो बहुत इजी है, आसानी से पकड़ सकते हैं। सारा वर्ड सही लग रहा है, बस ये मास्टर का में ई गायब है, तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ ई हटाकर यहाँ पर आर कर देना है। अब ये सेंटेंस सही हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ना तो बहुत ही कॉमन सा एरर था, स्पेलिंग मिस्टेक से आसानी से पकड़ा जाने वाला। अब हम सेंटेंस का मीनिंग ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वर्ड का मीनिंग जानेंगे। श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, अर्न मतलब होता है अर्जित करना, रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर। ठीक है, तो श्योरली निश्चित रूप से ही नाउ हैज़ अर्न द रिस्पेक्ट मास्टर, उसने क्या किया है, गुरु का सम्मान अर्जित किया है। निश्चित रूप से उसने अब गुरु का सम्मान अर्जित किया है। सेंटेंस का मीनिंग ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें आपको डेमोलिश का साइनो पकड़ना है। साइनो मतलब समानार्थी शब्द पकड़ना है। तो सबसे पहले सारे सेंटेंस में जो भी वर्ड है उसका मीनिंग जानेंगे। डेमोलिश मतलब होता है नष्ट करना या तोड़ना, और ऑप्शन में भी जो जो वर्ड है उस पर भी ध्यान देंगे। रिफर्बिश मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः बनाना, कर्टेल मतलब होता है कम करना, फोर्ज मतलब भी होता है बनाना, रेज मतलब क्या होता है नष्ट करना या फिर तोड़ना। तो डेमोलिश का साइनो क्या हो जाएगा वर्ड के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, रेज। डिमोलिश मतलब भी होता है नष्ट करना या तोड़ना, रेज मतलब भी वही होता है, फोर्ज मतलब बनाना होता है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है। अब हम लोग सेंटेंस का मीनिंग ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। द प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया, मतलब जो योजना थी वो किचन एरिया को डिमोलिश यानी तोड़ने की थी, एंड बिल्ड अ न्यू रूम, उसके स्थान पे क्या बनाना है, एक नया कमरा बनाने का। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग बनाने से आंसर निकालने से पहले सारे वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। गन और मिसाइल, इसका मीनिंग तो आप लोग को मालूम होगा। लॉन्चर मतलब होता है प्रक्षेपात करना, प्रक्षेपास्त्र, और ऑपरेट मतलब होता है संचालित करना, टुगेदर मतलब होता है साथ, प्लेस मतलब स्थान। ऑप्शन में देखेंगे स्केटरी मतलब होता है जल्दी से चलना या फिर हड़बड़ी। सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान,
ऑप्शन नंबर सी में बैटरी दिया, बैटरी का मतलब हम लोग जनरली सेल के लिए यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और इंग्लिश की भाषा में बैटरी का मतलब तोपखाना भी होता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि बैटरी का मतलब एक सेंस ये भी आता है, तोपखाना के सेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। फैसिलिटी मतलब होता है स्रोतों का संग्रह, जहाँ पे किसी भी सूचना या स्रोत का संग्रह किया जाता हो उसको फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंस पे फिर से जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 के। अ ग्रुप ऑफ गन और मिसाइल लॉन्चर्स मतलब गन बंदूकों और मिसाइल प्रक्षेपास्त्रों का समूह ऑपरेट टुगेदर एट वंस मतलब ऑपरेट संचालित किया जाता है किसी एक स्थान से एक साथ, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभी तुरंत बताएं। गन और मिसाइल को कहाँ से ऑपरेट किया? तो खाना से ही ऑपरेट किया जाता है यहाँ पे, या फिर क्या कर सकते हैं उसको असल खाना से भी किया जाता है, असला खाना से। तो बैटरी का मतलब क्या होता है हम लोग जनरली याद रखेंगे, तोपखाना कहते हैं, जहाँ से गन्स और मिसाइल को ऑपरेट या संचालित किया जाता है एक साथ एक स्थान से, उसको क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। स्केटरी का मतलब बता ही दिए हैं ऑप्शन नंबर में, जो स्केटरी का मतलब होता है जल्दी से चलना या हड़बड़ी। सिमेट्री का विस्तार। फैसिलिटी मतलब स्रोतों का संग्रह। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैज़ ए मेटालिक टेस्ट। एक सेकेंड बंद कर ना रे चाची दे तो बंद कर नहीं तो कल रात। द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। तो इसमें हमको सेंटेंस सुपरमेंट से क्वेश्चन है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि पहले पहले देखेंगे सेंटेंस चल किस में रहा है। सेंटेंस वाज से पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। तो ऑप्शन में जो सेंटेंस में प्रेजेंट दिया हुआ पहले उसको काट देंगे। वाज कूलिंग एंड हैव लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस पास्ट से प्रेजेंट में लिया तो ये कट जाएगा। वाज कूलेस्ट एंड हैज़, ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी चल रहा है, प्लस हम लोग कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कूलेस्ट का यूज़ किया जाता है दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में जब तुलना की जाती है, तब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कूलेस्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये भी कट जाएगा। वेयर होगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस सिंगुलर में चल रहा है, और वेयर का यूज़ कब करते हैं? जब सेंटेंस पुलर में होता है। तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। NIR का मतलब है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। इसको शॉर्ट में लिख दिए क्योंकि जगह बहुत कंजप्शन करता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख दिए NIR। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल, मतलब जो उसके स्थान पर जो पानी था वो क्या था? ठंडा था। और एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट, उसमें धातुत्व स्वाद आ रहा था। मतलब उसका जो पानी था उसका स्वाद जो था धातुमय था, धातुत्व था। मेटालिक का मतलब धातुत्व कहिए, धातुमय कहिए, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी है क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं इसका सीधा आंसर निकालते हम लोग। अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लिएबल टू कैच फायर इजली, मतलब कोई भी थिंग, सामान या फिर सब्सटेंस या पदार्थ जो एकदम तुरंत आसानी से जिसमें आग लग जाता हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्सटिंग्विशेबल नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्सटिंग्विशेबल मतलब होता है कोई भी चीज़ को बुझाना। एक्सटिंग्विशेबल मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बुझाने योग्य हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटिंग्विशेबल कहेंगे। इनऑडिबल मतलब होता है जो चीज़ कोई सुनने योग्य नहीं हो, जिस चीज़ को हम लोग सुन नहीं सकते हैं, जो सुनने योग्य नहीं हो, उसको कहेंगे इनऑडिबल। इनफ्लेमेबल तो होता है ज्वलनशील। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लिएबल टू कैच फायर इजली, मतलब कोई भी चीज़ या पदार्थ जिसमें आसानी से आग लग जाता है उसको क्या कहेंगे? ज्वलनशील कहेंगे। इनकम्बस्टिबल मतलब होता है अग्निरोधक होते हैं। तो ये भी कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्लोज टेस्ट को। डिफॉरेस्टेशन क्वेश्चन नंबर 21 to 25 ये क्लोज टेस्ट है, और इसका सबसे पहले हम लोग वर्ड जानेंगे, उसके बाद फिर इसको बनाएंगे। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों की कटाई। ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्णकटिबंधीय रीजन, मतलब होता है क्षेत्र। कैनोपी मतलब होता है सामियाना, जब कोई किसी भी घर या फिर शादी ब्याह में जो सामियाना लगता है इसके लिए हम लोग, या फिर जो छावनी होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैनोपी को यूज करते हैं। वेपर मतलब वाष्पित। प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न या उत्पत्ति। कॉजेज मतलब होता है कारण। रिड्यूस मतलब होता है कमी। रेनफॉल मतलब है वर्षावन।
रेनफॉल मतलब बारिश, सॉरी वर्षा वन कर, रेनफॉल मतलब होता है बारिश। पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित करना। जर्नल मतलब होता है पत्रिका। इको हाइड्रोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी जल विज्ञान। शोड मतलब होता है प्रदर्शित करना। रेन फॉरेस्ट मतलब होता है वर्षा वन। कन्वर्टेड मतलब होता है परिवर्तित। एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। सॉइल मतलब होता है मिट्टी। एयर टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। ड्राउट मतलब होता है सूखा। कंडीशन मतलब होता है परिस्थिति। इफेक्ट और इफेक्ट, ये दोनों शब्द का मीनिंग लगभग सेम ही होता है, लेकिन एक नाउन और एक वर्ब है। EFFECT इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, जो कि एक नाउन है। EFFECT इफेक्ट, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, जो कि एक वर्ब है। होल्ड मतलब होता है रखना, किसी चीज़ को होल्ड करना या रखने के सेंस में आता है। प्रोवोक मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, डीड हैज, ये सब तो जानने की जरूरत नहीं है। प्रोवोक को देखेंगे। प्रोवोक मतलब होता है उत्तेजित करना या उकसाना। इन्फ्लेम मतलब होता है ज्वलनशील। प्यूरिफाई मतलब होता है शुद्ध करना। एग्रेवेट मतलब होता है बदतर करना या फिर बढ़ा देना है किसी भी चीज़ को। तो ओवरऑल सारे वर्ड का मीनिंग आपको बता चुके हैं। अब हम लोग पैसेज को सॉल्व करेंगे। डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन डैश द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी। मतलब वनों की कटाई, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वनों की कटाई क्या हो सकती है। डैश द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी। तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। ऑप्शन में ए दिया होल्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया इफेक्ट और ऑप्शन नंबर सी में दिया इफेक्ट। तो हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इफेक्ट को यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि कन के बाद हमको वर्ब लेना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद कहीं पे भी या फिर मॉडल वर्ब भी के बाद हमको एनी हाउ हमको वर्ब भी लेना रहता है, नाउन हम नहीं ले सकते हैं, ये रूल है। तो इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन मतलब वनों की कटाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कैन अफेक्ट द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी। मतलब पानी को वाष्पित करने के तरीके को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है ओवर द कैनोपी। हल्ला कर दी। डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन डैश द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी। मतलब वनों की कटाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वो क्या कर सकती है, वाटर वेपर यानी जल को वाष्पित करने या उत्पन्न करने का जो तरीका होता है उसको क्या कर सकती है, बदल सकती है, प्रभावित कर सकती है। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, बदल नहीं सकती है, प्रभावित कर सकती है। ओवर द कैनोपी यहाँ पर तो मतलब कह सकते हैं, जैसे कैनोपी का मतलब होता है छावनी या फिर सामियाना। तो जो जलवाष्प जो होता है वो वनों के ऊपर क्या करता है, एक छावनी या फिर एक घेरे की तरह बना देता है। इसीलिए हम यहाँ पर कैनोपी का यूज किए हुए हैं। यहाँ पर कैनोपी का मतलब यहाँ पर जो घेरा जो तैयार करता है वो जलवाष्प का, उसके लिए यूज किया गया है। डिफॉरेस्टेशन इन, अब क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन अफेक्ट द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी। मतलब वनों की कटाई, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वनों की कटाई हो रही है ना, वो क्या कर सकती है, जल वाष्पित करने का जो तरीका होता है ओवर द कैनोपी, मतलब जो घेरा बनाता है उसको जो तरीका होता है उसको क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। क्योंकि वनों की कटाई से पहले जिस समय वन रहता है उस समय जो वाष्पन होकर जो वर्षा बनती है, और वनों की कटाई होने के बाद जो जलवाष्प बनता है, दोनों के तरीके में क्या हो सकता है, कुछ अंतर आ सकता है। डैश कॉजेज रिड्यूस रेनफॉल, जिसके कारण क्या होगा, रेनफॉल यानी वर्षा में कमी आएगी। तो क्या यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हु वेयर हुम विच। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर आपको जेंडर से देना है। जेंडर कितने प्रकार के होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन न्यूटर और कॉमन। ये 4 तरह का जेंडर होता है। मैस्कुलिन में रखा जाता है पुरुष को, जैसे मान लीजिए आप मैन हो गया। फेमिनिन में हो गया स्त्रीलिंग यानी कि वुमेन हो गया। और न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग को रखा जाता है, जिसमें भी जान ना हो।
तो यहाँ पर कैनोपी क्या है, सामियाना है या फिर घेरा के बारे में बात हो रहा है। तो ये क्या है, एक नाउन है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर की तरह इसको समझा जाएगा। और कॉमन जेंडर होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो। जैसे सपोज हम अगर कहते हैं टीचर, TEACHER, टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं एडवोकेट, एडवोकेट मतलब होता है, एडवोकेट मतलब होता है वकील, ये भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो समझ में आ गया मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है। तो ये तो समझ में आ गया। और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जेंडर में जेंडर आए तो उसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो कि एक विच है और हु है, ये सब जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में बातचीत होगी। तो जब भी न्यूट्रल जेंडर दिखाई दे या फिर या कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल की बात हो, तो हम लोग कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, विच को यूज करेंगे। नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल की बात होगी तो हम लोग को विच का यूज करना है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल इकोहाइड्रोलॉजी शो दैट पार्ट ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट, मतलब 2019 में जो स्टडी किया गया था, उस स्टडी जो प्रकाशित किया गया था उसके ऊपर जो पत्रिका बनी थी वो किस पे थी, इकोहाइड्रोलॉजी, जल पारिस्थितिकी विज्ञान पर, जो शो करती है किसको, अमेजन के रेन फॉरेस्ट को, अमेजन में जो वर्षा वन है उसको प्रदर्शित करते, उसी के ऊपर एक जर्नल यानी पत्रिका तैयार किया गया था, स्टडी करके प्रकाशित किया गया था। और उसमें बताया क्या गया है, डैट डैश कन्वर्ट टू एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, वाज है, हैज़ है, वेयर है और इज है। क्योंकि सेंटेंस आपको 2019 की बात हो रही है तो सेंटेंस ऑलवेज एनी हाउ, तो हम समझ गए कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो इज और हैज़ तो पहले कट जाएगा, ठीक है। वर्षा वनों की बात हो रही है, अमेजोन में बहुत सारे वर्षा वन होंगे, कोई छोटा सा अमेजोन तो है नहीं, उसमें बहुत सारे वर्षा वन होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को वाच के स्थान पर क्या लेना है, वेयर लेना है, चूँकि सेंटेंस प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड डैश हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर विच कुड डैश ड्राउट कंडीशन। तो यहाँ पर हम लोग को हैड यूज करना है। हैड यूज क्यों करना है, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ रहती है तो उसके लिए हम लोग हैज़ का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो हैड का यूज करना है। तो एक सेंटेंस के थ्रू अपने हम लोग समझने की कोशिश करना है। अगर हम कहते हैं आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक कलम है, उसी तरह से यहाँ पर मतलब कृषि भूमि के पास क्या है, उच्च मिट्टी और एयर टेम्परेचर है। इसके लिए हम लोग को क्या यूज करना है, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है इसीलिए हम लोग को हैड यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, हैड यूज होगा। कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर, कृषि भूमि में परिवर्तित जो उच्च मिट्टी है ना, उसमें हवा का तापमान को क्या किया है, बढ़ा दिया है। हवा का तापमान बढ़ने से कृषि भूमि में परिवर्तित उच्च मिट्टी में जब हवा का तापमान बढ़ेगा तो वो क्या होगा, मतलब एयर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी सूखेगा तो सूखे का स्थिति पैदा होगा। तो सूखे की स्थिति पैदा करेगा तो वो क्या करेगा, कंडीशन को क्या करेगा, सूखे की स्थिति को बदतर करेगा ना। तो हम लोग को इसके लिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का में क्या यूज करेंगे, हम लोग एग्रेवेट का यूज करेंगे, जो कि क्या करता है, सूखे की स्थिति को और बदतर कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब कृषि भूमि में परिवर्तित उच्च मिट्टी में हवा का टेम्परेचर तापमान बढ़ने से क्या हुआ है, वो सूखे की स्थिति को और बढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग एग्रेवेट का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमने जो SSC MTS हवलदार 5/7/2022 के जो सेट को सॉल्यूशन बताया है उससे आप लोग संतुष्ट है। अगर आप लोग हमारे बताए हुए आंसर से मेरे तरीके से अगर संतुष्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना और उसके बाद ऑल बटन को दबा देना, जिससे क्या होगा कि अगर हम अपने चैनल पे कभी भी नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा और अपडेट रहिएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि और भी स्टूडेंट जो आप तैयारी कर रहे हैं बैंक SSC वगैरह की या SSC MTS हवलदार की, तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा।
धन्यवाद।